या प्रणाम मुद्रा में आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. मिश्री जी, आपको हम आज इसमें एक बार आप हमें व्हाट्सएप में अपना नंबर शेयर कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर हैं, हमको अब उसमें से कन्फ्यूज़न हो गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर एक जैसे दिखते हैं, इसमें हमको याद नहीं आ रहा कौन सा आपका नंबर है। आप एक बार क्लास के बाद हमें मैसेज कर देंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सारे PDF शेयर कर देंगे हम। चलिए सब बैठेंगे। हमने कल कुछ टास्क दिया था, कहा था कि सबको बोलना है 1 से 2 मिनट अपना जो उपनिषद है। चलिए रचना जी, आप इसे स्टार्ट करिए, शुरू करिए। योग कुंडलिनी उपनिषद बोलिए। योग कुंडली उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया हुआ है। 3 अध्याय है, 171 कुल मंत्र है। इसके जो 3 अध्याय, मैम वो मेरा नेक्स्ट वाला मिक्स हो रहा है इसमें। मैं एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए। देख लीजिए। मनिका मैम बोलेंगे। यस मैम। प्रथम में त्रिग्रंथि भेदन की बात की गई है, दूसरे में खेचरी की और तीसरे में खेचरी मेलन की है। तो इसमें सबसे पहले चित्त की चंचलता के 2 कारण है, वासना और समीरण। और ये दोनों परस्पर संबंधित है। अगर एक को नियंत्रित कर ले तो दूसरा अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। अब इसको प्राण विजय के इसमें उपाय बता रखे हैं कि वो कैसे प्राणों पे यानी प्राण पे विजय पाई जा सकती है। सबसे पहले मिताहार, तो सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित कुज्यते शिव संपृत्ते मिताहार से उच्यते। दूसरा आसन है जिसमें पद्मासन और वज्रासन की बात की गई है। और तीसरा है प्राण जय नहीं शक्ति चालन। इसमें कुंडलिनी को ऊपर उठाकर भ्रू मध्य तक लाना। तो शक्ति चालन के 2 उपाय बताए हैं। सरस्वती चालन जिसका सिनोनिम अरुंधति और शब्द गर्भा भी है, और दूसरा है प्राणजय। तो इसमें 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। नहीं, इसमें 2 तरह के कुंभक बताए गए हैं, सहित और केवल। सहित के 4 भेद है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। इसके लिए भी प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थान और आसन की बात कही गई है। उसके बाद 3 बंधों की विवेचना है। फिर ये बताया कि साधक को कब कब कितना प्राणायाम करना चाहिए। तो पहले दिन 10 से चारों प्राणायाम 10 बार करे, दूसरे दिन 15 बार करे, तीसरे दिन 20 बार। इस तरह से 80 बार रोजाना प्राणायाम उसे करना है। उससे आगे बताया कि रोग उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो अगर अत्यधिक दिन में सोना, रात में जागना, अत्यधिक मैथुन और अत्यधिक चलना और मूत्र और पुरुष के वेग को रोकना, प्राणायाम गलत ढंग से करना, आसन सही नहीं लगाना, ये रोग के कारण है। फिर इसमें 3 ग्रंथियों का भेदन जब हो जाता है तब दूसरे अध्याय में आकर ह्रीम जो बीज मंत्र है उसके द्वारा खेचरी साधना, और तीसरे अध्याय में एक बीजाक्षर मंत्र है जिसमें ह्रीम सम भ्रम, मैम वो याद नहीं आ रहा, संपम, इस तरह से एक मंत्र है जिसका उच्चारण किया जाएगा तो खेचरी मेलन सिद्ध होता है। और अंत में इसमें ज्ञान की 4 स्थितियां बताई है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी का अर्थ बोलेंगे मीता मैम। में कुछ
टेक्निकल इशू आ रहा है क्या? हाँ अब ठीक। नहीं मैम, ओके। मैम, परा का मतलब है ज्ञान का अंकुरण फूटना, और पश्यंती का मतलब है उसका दो दल में विभक्त होना। मध्यमा का अर्थ है उसका मुदुलित होना, और बैखरी का अर्थ है उसका विकसित होना। ठीक, तो मंत्र में कहाँ से शुरुआत कहाँ से करते हैं मंत्र जप का? मैम, रीम से शुरुआत है इसकी। रीम तरीका क्या है? जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? अभी हम लोगों को गायत्री मंत्र, मान लो आपको शुरू करना हो तो गायत्री मंत्र को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसमें से कौन कौन सी स्टेजेस को फॉलो करेंगे? देखो, जब हम लोग अभी जैसे हमने सब लोगों ने बोलकर प्रेयर की कि आप हमें सुन पाए, हम आपको सुन पाए, ये क्या था? वैखरी। ठीक, फिर उसके सेकंड में कौन जा रहा है अंदर की तरफ? आप मध्यमा, क्या जा रहा है? पश्यंती की मध्यमा? मैम, सेकंड तो पश्यंती है। हाँ ठीक, नहीं, इधर से आ रहे हैं ना, आपने पहले वैखरी बताया। अब वैखरी के बाद सेकंड क्या आएगा? जो नीचे से ऊपर का क्रम था, ऊपर से मध्यमा आएगा। मध्यमा आएगा। ठीक, इसको स्थूल सूक्ष्म बोल सकते हैं, ये स्थूल हाँ, से सूक्ष्म। उसको ये कह सकते हैं जो तुरिया तक परा चला जाएगा। ठीक, तो मंत्र उच्चारण देखा होगा, केवल 4 विधियां हैं। कुछ लोग जैसे बोलकर हम लोग होता है ना, हरे रामा हरे कृष्णा किया, या कोई मंत्र चैंट किया, सबने एक साथ किया तो परा उसमें किया, वैखरी में किया हमने। फिर सेकंड स्टेज जो हमारे मध्यमा की तरफ चली गई। सेकंड में क्या है? लिप्स हमारे चल रहे हैं, आवाज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिप्स को बराबर देखेंगे आप तो आप गेस कर जाएंगे कि हम कौन सा मंत्र कर रहे हैं। देखा है मंत्रियों में कई जगह सब लोग ऐसे करते हैं मंत्र कि बोल रहे हैं और कहते हैं लिप मंत्र नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन लिपसिंग प्रॉपर हो रही है, जिससे हम इतना कैच कर पाते हैं मंत्र कौन सा चल रहा है। फिर एक थर्ड लेवल है जिसमें लिप्स बंद हो जाएंगे। अब मंत्र चल रहा है लेकिन उसके बीच में कुछ विचार भी आ रहे हैं, मंत्र बराबर चल रहा है, जो भी ओम नमः शिवाय हरिओम जो भी मंत्र है, आंख बंद है, माला चल रहा है, लिप्स बंद है, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन मंत्र हम बोल रहे हैं। ये थर्ड स्टेज हो गई। परा में क्या हो रहा है हमारा? जहां पर हम मंत्र और अर्थ के साथ एक हो गए। मंत्र और उसके अर्थ, लिप्स बंद हैं हमारे। जो सबसे लास्ट स्टेज फोर्थ नंबर की क्या होगी? जिसमें हमने लिप्स बंद कर लिए। लिप्स तो ऑलरेडी थर्ड में ही बंद हो गए हमारे, लेकिन फोर्थ में क्या होगा? लिप्स भी बंद हैं, मंत्र प्रॉपर चल रहा है, और मंत्र का अर्थ जो है उसके साथ हम कनेक्ट हो गए। अब मतलब क्या हो गया? टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक, ये 4 स्टेजेस हैं हमारे मंत्र जप की। बोलेंगे कृष्णा जी कुछ कहें? मैम, वाचिक, मानसिक, उपांशु, वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें 3 ही स्टेज है, फिर परा उसमें भी जाएगा लास्ट में। तो मैम ये सीक्वेंस एक बार वापस बता दीजिए। जैसे वाचिक में तो जो बोला जाता है, मानसिक जो मन में किया जाता है, और उपांशु का मीन्स हो गया जिसमें मंत्र चल रहा है, लिपसिंग हो रही है, बस मंत्र सुनाई नहीं दे रहा है, ये उपांशु हो गया हमारा। तो मैम यहाँ कैसे कनेक्ट, एक बार नोट करना है मुझे। इसमें करिए, सबसे पहले वो बोलिए, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला बोलिए जो हम लोग बोलते हैं। आप अभी वैखरी। हाँ, वैखरी वो 4 में जा रहा है, वैखरी हो गया। फिर सेकंड क्या था उसमें? मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा हो गया। ठीक, अब वो वाला बोलिए अभी जरा। उपांशु, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप हो गया। ठीक, तो वैखरी तो वाचिक से हो गया, मध्यमा मानसिक से हो गया, पश्यंती उपांशु हो गया, और वो परा हो गया, वो 3 से बाहर हो गया। ठीक है, बोलेंगे मीता मैम इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका सीक्वेंस का। इसका क्वेश्चन जितना हमको याद आ रहा है, अभी हम आपके सुनने पर हम कह रहे हैं, या तो अभी हम थोड़ा सा देख लें। मेरी समझ से परा पश्यंती मध्यमा, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, ये होना चाहिए। मैम उसमें बुक में तो परा पश्यंती से ही स्टार्ट हो रहा था, मैं देख के भेजूंगी वो क्वेश्चन आपको। हाँ, एक मिनट, जहाँ एक मिनट देखेंगे, जहाँ परा है, पश्यंती है, फिर मध्यमा है, तो देखिए फिर सही तो जा रहे, फिर ऊपर से तो नीचे आ रहे हम लोग। देखिए एक बार अपना, एक बार लिखिए। एक लोग केवल बोलेंगे, एक साइड के 4 बोलेंगे और एक साइड के 3 बोलेंगे। बोलिए रचना जी, आपने एक लिखा है, भी फटाफट बोलिए, अभी हम उसको मैच करें। वाचिक, मानसिक, उपांशु। हाँ, अब वाचिक के सामने लिखिए वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। ठीक, अब उसका जो उपांशु है
वो लिखिए मध्यमा। एक मिनट, फिर रुकिए, फिर आया इसमें, हाँ वही हो रहा है, फिर वो इसी में जा रहा है, ठीक। वो 3 और 4 चल रहा है ना, परा पश्यंती करिए, पश्यंती मध्यमा का मीन्स ही बीच में हो गया, परा पश्यंती करिए, वही हो रहा है कन्फ्यूजन, ठीक। परा पश्यंती, फिर मध्यमा करिए, फिर मध्यमा करिए, और फिर एक मिनट, फिर गड़बड़ हुआ हम लोग नीचे और ऊपर भी चल रहा है, ठीक है। देखो अब नहीं मैम सही कह रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है ना वो सीक्वेंस व आंसर में सुनिए, अब इसको एक कंफर्म करिए, एक जगह लिखिए स्थूल, एक जगह लिखिए सूक्ष्म, अब कंफर्म हो जाएगा, ठीक। ये बहुत, जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना, तत्व पढ़ते हैं उसमें सब कुछ आता है, जैसे स्थूल और सूक्ष्म आ जाता है फिर हम लोग काउंट करके वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक। क्योंकि बीच वाला तो सिंपल एक ही जगह हुआ है, जब भी चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे से करें, जो अग्नि तत्व बीच में ही आएगा हमारा, ठीक। चलिए पहले एक बार स्थूल लिखिए, एक बार सूक्ष्म लिखिए, ठीक। जो 3 वाले हैं उनको स्थूल में लिखिए पहले नीचे, फिर अब कंफर्म हो जाएगा। वाचिक, उपांशु और आंशिक, इनको लिखिए, ठीक। ये क्रम एकदम सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये 3 वाला जो हम लोग का चलता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, ये 3 का क्रम है, ठीक है। अब आते हैं उधर, देखते हैं उसमें। देखो जब परा कहीं पर भी लिख दिया जाए तो परा किसमें हो जाएगा, आंतरिक हिस्सा है, ये तो कंफर्म, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं कि परा क्या है, हमारा आंतरिक हिस्सा है। एक फिर इसके बाद इसमें देखते हैं, परा हो गया, तो परा कहाँ पे आ रहा है, स्थूल में कि सूक्ष्म में, सूक्ष्म में, परा सूक्ष्म का फर्स्ट है, ठीक। परा सूक्ष्म का फर्स्ट है, ठीक? अब उसके नीचे जो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, वैखरी, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती। अब परा के नीचे लिखिए पश्यंती, फिर लिखिए मध्यमा, और फिर लिखिए वैखरी, ठीक। एक एरो बना के ले जाइए आप इसको, ठीक। अब एक बार हम आपका 100% बस जो होता है ना फाइनल टच देने के लिए, जो मध्यमा और पश्यंती है, इसका एक बार हम खुद से देखकर तब आपको फाइनल करें। वैसे हमको लग रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऊपर नीचे भी पढ़ा है, तो एक बार 100% जो टच देना है, जो बीच वाले जो हैं पश्यंती और मध्यमा, उसको हम देखकर फाइनल टच करें। और लास्ट और फर्स्ट दोनों सही है, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट दोनों सही है, वहाँ कोई वो नहीं। और जो वाला है हमारा वाचिक, उपांशु, मानसिक, वो भी सही है, वहाँ पे भी नहीं, ठीक है। इसका अभी हम बस क्लास के बाद जैसे पूजा करके सुनेंगे, उसके बाद आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। बोलेंगे अंजू, हेलो अंजू। मैम मैंने नहीं किया है 100। जी मैंने किया है। अच्छा ठीक है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ये सीक्वेंस होता है। पश्यंती संस्कृत में ना देखने को बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस तो, है, हाँ। तो यहाँ पर पश्यंती जो होगा वो हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं, मध्यमा में हमारा मेंटल लेवल होगा, और वैखरी में हम जब बोल के कर रहे हैं चीजें, और परा तो सुप्रीम स्टेज हो गई। ये नहीं, ये मैटर नहीं, ये अर्थ से नहीं था, अर्थ लगभग सबको शायद पता भी हो, पश्यंती देख, मीनिंग भी यही होगा ना, ये नहीं कह, ये यहाँ पर बात दूसरी, यहाँ पर जो पश्यंती और मध्यमा है उसका जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यही है सीक्वेंस। नहीं, वो सही लग रहा है हम लोगों को, लेकिन एक है, एक बार हम देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये परा पश्यंती ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फाइनल होता है ना कि कोई चीज़ हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको भी याद है, लेकिन फिर भी लगता है एक बार देख ले और सब लोग देख लेना, ठीक है। एक बार सब देख लेना और हम अपना खुद देख लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें एक योग के 10 विघ्न हैं जो लगभग इन 10 उपनिषदों में है। कौन कौन से, जिसको लाने वो बोलिए या लिखिए। मैम इसमें है कि योगाभ्यास करने से मुझे रोग उत्पन्न होगा, ऐसा सोच के योगाभ्यास न करना, फिर संशय, फिर प्रमत्ता, फिर आलस्य, निद्रा, विरति, भ्रांति, विषय, अप्राप्ति और अनाख्य। ठीक है, ये क्या है, ये सब हमारे 10 विघ्न हैं। ये केवल ये 8 उपनिषद में यूज हो रहा है, और भी जगह है लेकिन और जगह प्रॉपर यही वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं हमारे, ठीक है। फिर हमारा एक और है
एक लास्ट और बचा है, अनाख्य के बाद में एक अप्राप्ति, योग तत्व की प्राप्ति, जिसको वो अप्राप्ति में आ गया, वो अप्राप्ति में आ गया। अप्राप्ति का मीन्स क्या हो गया कि पता नहीं प्राप्त होगा कि नहीं होगा। जो हम लोग लगभग उसमें पढ़ते हैं, जो 9 विघ्न देखते हैं, उसमें से काफ़ी मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि विघ्न तो वही होगी, बस कुछ चीज़ें शब्दों के अकॉर्डिंग या आवश्यकता के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। इसमें 3 ग्रंथियों का भेदन दिया हुआ है। कौन कौन सी? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। यहाँ पर एक बात को सब सही कर ले, कौन सी ग्रंथि हमारी रजोगुणी है? ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि रजोगुणी है। विष्णु ग्रंथि सत्वगुणी, ठीक। रुद्र ग्रंथि तमोगुणी, ठीक। यहाँ तमोगुणी ऐसा नहीं लग रहा है कि चक्र तो ऊपर की ओर जागृत हो रहा है, लिखा तमोगुण है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? मतलब रजोगुण नीचे जो एक सृजन के द्वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर मणिपुर जो पालन पोषण हो रहा है, फिर लिखा है तमस के लिए तमोगुण, तो रुद्र ग्रंथि तमोगुण से उत्पन्न हो रही। इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? चक्र तो ऊपर की ओर जागृत हो रहे हैं, अवस्था तो उन्नति की ओर है, तो तमोगुण क्यों लिखा है? लास्ट जब पूरा अंधकार ही हट गया तो उसके बाद में तो आप फिर अपने सुप्रीम उस पे चले जाओगे ना। हम लोग का क्वेश्चन है कि 3 ग्रंथियां हैं, तो नीचे हो गई रजोगुण, फिर हो गई सतोगुण, फिर तमोगुण, तो हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां आगे बढ़ते हुए तमोगुण क्यों आ रहा है? सबको बात मेरी समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? अज्ञानता का जो अंधकार है उसका नाश हो रहा है। हाँ ठीक, या ये कहें कि जब जीवन हमारा है तो सबसे पहले क्या होगा? एक बच्चे का जन्म होगा, फिर उसका पालन पोषण होगा, फिर उसके शरीर की मृत्यु होगी उसकी, यही क्रम है। तो तमोगुण किसका? मृत्यु का प्रतीक है। और योगी के जीवन में क्या होगा? जन्म तो पहले ही हो गया रजोगुण में, सतोगुण में वो उसका पालन पोषण भी हो गया, और हो सकता है योग यात्रा भी उसकी सतोगुण में शुरू हो गई है। अब वो आगे की ओर बढ़ेगा तो किसका संहार या किसकी मृत्यु होगी? अज्ञानता की मृत्यु होगी, ठीक। तो इसलिए बढ़ते हुए क्रम में तमोगुण यहाँ क्या है? अज्ञानता की मृत्यु हो रही है, और जीवन के सांसारिक जीवन में शरीर की मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु का सूचक या अज्ञानता का सूचक क्या है? तमोगुण है हमारा। फिर इसमें देखते हैं ठीक है, फाइनल है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ठीक है, फाइनल आंसर है मेरा। मोनिका मैम बोलेंगे? मैम इसमें एक खेचरी की सिद्धि भी बताई हुई है और खेचरी का मेलन भी बताया है। अच्छा चलो, खेचरी की सिद्धि और मेलन में क्या अंतर होगा? सब लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है, मेलन जो मंत्र है और सिद्धि है, पहले क्या होगा हमारे जीवन में? पहले घटना क्या घटेगी? पहले सिद्धि, मंत्र, पहले मंत्र, मंत्र से ही तो सिद्धि आएगी हमारे जीवन में, ठीक। पहले क्या होगा? पहले हमारे जीवन में मंत्र होगा, फिर सिद्धि होगी। पहले सिद्धि होगी तो मंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? ठीक, तो पहले मंत्र होंगे, फिर हमारी सिद्धि होगी, ठीक। अब जो सिद्धि हो रही है उसी का मंत्र है। सिद्धि किसकी होने जा रही है? मान लो हम लोग गायत्री मंत्र को सिद्ध करेंगे, तो पहले क्या करेंगे? गायत्री मंत्र को सिद्ध करना होगा तो पहले हम मंत्र जपेंगे। आप देख लीजिए, एक मिनट देखते हैं। खेचरी मेलन जो मंत्र है, जो रचना जी पढ़ रहे थे, ह्रीम भम सम मम पम सम छ, ठीक, ये मंत्र है। ह्रीम मंत्र किसका है? देवी दुर्गा माँ का। दुर्गा का। सब लोग समझ के बताओ, ह्रीम मंत्र किसका है? मैम लक्ष्मी जी का। वेरी गुड, लक्ष्मी माता जी का मंत्र है, ठीक। ह्रीम मंत्र किसका है? लक्ष्मी माता जी का है। फिर जो कामना के कारण विषयों के प्रति आकर्षित होता है और विषयों के प्राप्त होने पर काम से मोहित हो जाता है, उस व्यक्ति को उन दोनों का त्याग कर देना चाहिए जो स्वयं का हित चाहता है।
स्वयं का हित चाहता है तो उन दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ये किसकी बात किसके लिए हो रही है? फिर से पढ़े लाइन, अब ध्यान से सब सुनो, ठीक। जो कामना के कारण विषयों के प्रति आकर्षित होता है और विषयों के प्राप्त होने पर काम से मोहित हो जाता है, उस व्यक्ति को उन दोनों का त्याग कर देना चाहिए जो स्वयं का हित चाहता है। मैम कामना और माया किसकी बात हो रही है और किसके लिए हो रही है, हम ये पूछ रहे हैं। मैम कामना और विषय दोनों का त्याग कर देना चाहिए। और कौन करेगा? साधक। वेरी गुड, ठीक। क्या है? कामनाएं हैं और हमने उसमें लिखा है ना, जो स्वयं का हित चाहता हो, तो स्वयं यहाँ कौन है? हम लोग हैं। यस, वो साधक हैं जो साधना करने जा रहे हैं। पता है, इतने ध्यान से जब आप पढ़ोगे तब क्वेश्चन के आंसर वहाँ सही दे पाओ। वहाँ पर इतना माइन्यूट लिखा होता है कि आप मेरा और मैं में ही अंतर आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या, उसे कुंडली में अपने मन को स्थिर करके सब का त्याग कर देना चाहिए। मन ही बिंदु की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है। तो मन ही बिंदु की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है। तो ये जो हमारा मंत्र है ये किसके लिए है? हमारे चक्रों का भेदन कर रहा है। जैसे हम लोग तत्वों वाले मंत्र पढ़ते हैं, चक्र वाले, ठीक है, वैसे ही ये देखिए मंत्र कितने हैं, काउंट करिए सब अपने। रीम बम सम मम पम शम, छम सबको पता है, सहस्रार की ओर जा रहे हैं, ठीक, बिंदु के लिए। तो ये नीचे से हम लोग ले रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मूलाधार, ये सब चक्र इसको इतना नहीं पढ़ेंगे, सबको पता है, ठीक है। चलिए फिर अब इसमें देखते हैं जो हम लोगों का खेचरी है, उसको देख लेंगे। खेचरी मुद्रा की सिद्धि की प्रक्रिया क्या क्या है? देखो, जो सरल प्रक्रिया है वो 7 दिन का तालु मूल का उत्कर्षण करके मल का शोधन करें और स्नेही पत्र के समान स्निग्ध निर्मल और तीक्ष्ण शस्त्र के द्वारा रोम मात्र छेदन करें। 50 सैंधव या पथ्यहरण का चूर्ण लेप करें। ये बहुत कठिन विधि है। एक कट करने वाली जो अपने यहाँ दीप्ति जो पढ़ती है, अभी नहीं क्लास ज्वाइन कर रही, वो ये सब कर चुकी है, ठीक। कुछ लोग इतने जिज्ञासु होते हैं, जीभ अपनी काट के लंबी करके सब काम कर चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जो वो है 7 दिन बाद पुनः छेदन करें। इस प्रकार 6 मास तक अभ्यास करने से शिराबंध पूर्ण रूप से हट जाता है और जिह्वा को बाहर की ओर खींचे जब तक भूमध्य तक ना जाए। मतलब जीभ को की लंबाई, लेंथ को बढ़ाना है। फिर 3 वर्ष में ब्रह्म द्वार में प्रविष्ट हो जाती है। इस प्रकार 12 वर्ष तक अभ्यास करने के बाद अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आज आपको समझा दें जो हमेशा याद रखने योग्य और बहुत आवश्यक है। चाहे जितनी हम लोग साधनाएं कर लें, चाहे जैसे हम लोग जैन दर्शन में पढ़ें और भी सब कई दर्शन में हैं, फिर हम लोग हठयोग में पढ़ें, सब में लिखा हुआ 1 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष या 12 वर्ष या और अधिक, कुछ भी सब कर लो। टोटल में ये है कि केवल समर्पण करना आना चाहिए। जो समर्पण पहले ही पूरा कर देते हैं, सिद्धि वहीं सारी आ जाती है, ठीक। एक है कि एक बच्चा धीरे धीरे पढ़कर आगे बढ़ रहा है और एक बच्चे ने, जैसे कौटिल्य सबने देखा है, गूगल पर कौटिल्य को किसने किसने देखा है? यदि ध्यान से देखा होगा, 3 साल से वो टीवी पर आ रहा था, ठीक। दुनिया के कोई भी प्रश्न पूछ लो उससे, किसी भी जगह, और वो नहीं था कि कोई सिद्धि करके नहीं आया था, हाँ, बस इतना था, उसका जन्म की प्रोसेस वैदिक पद्धति से करवाई गई थी। मतलब गर्भाधान संस्कार ही वैदिक पद्धति से शुरू किया गया था, ठीक है। वो उनके दादी बाबा लोगों ने करवाया था। उसका परिणाम बिल्कुल देखने को मिला और वो बच्चा बिल्कुल शाकाहारी, घर में आप देखो शाम को दूध रोटी खाते हैं, सुबह वो दही और उसे खा लिया, मतलब बिल्कुल सिंपल वाला, गाँव वाला पूरा सब कुछ। तो ये क्या है कि जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पित भाव से समर्पण कर देता है अपने आप के ईगो का, तो वो सारी साधनाओं की सिद्धि तब भी हो जाती है। कन्फर्म है ये बात? जरूरी नहीं, एक है तरीके हैं, टेक्निक्स हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सब पूरे समर्पण का नाम क्या है? राजयोग है। जब भी हम अपना पूरा समर्पण कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो राजयोग में चला जाता है। क्योंकि समर्पण का सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है? समर्पण कहाँ से करेंगे? हृदय से। समर्पण में सबसे पहले मन को गिराना होता है, ठीक
हृदय ज़्यादा टफ नहीं है, मानसिक मैनिपुलेशन इतना है कि वो कभी हार मानता ही नहीं है। ठीक है, तो राजयोग की सिद्धि के लिए समर्पण क्या, जैसे ही कहा जाता है राजयोग में, जैसे ही मन हट गया या मन गिर गया, हम अपने आत्म तत्व में ही उपस्थित हैं। ठीक, ये बस इतनी बात बोलनी थी। अब हम लोग आते हैं अपने कुछ दूसरे पॉइंट में, योग त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में किसने किसने पढ़ के रखा है। अच्छा, अब एक बात हैंड रेस करके और पूछ ले, दोनों उपनिषद सबके तैयार हैं बिल्कुल, कहीं से नहीं लग रहा है कि अब कुछ हमको नीड है? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में। चलिए एक बार बोलिए इसमें जिसने भी पढ़ा है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद जिसने जिसने भी पढ़ा है वो बोलेगा। चलिए, किस उससे लिया गया है? वेद से। बस अब एक मिनट ओपन कर लें इसको। किस वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद। कितने भागों में विभाजित है? मैम 2 भागों में विभाजित है। ऋषि जी, मेरे पास आया है त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, एक मिनट हम देख लेंगे। ऐसा लग रहा है मेरे पास नहीं है, नहीं है। मैम ग्रुप में डाला है योग चूड़ामणि उपनिषद, सीक्वेंस में योग चूड़ामणि उपनिषद है ना। चलिए फिर हम उसी को ले लेते हैं, उसी को लेते हैं। चलिए ये तो वर्किंग में ही नहीं आ रहा है। जिसके पास भी लैपटॉप सही काम करो, ये नहीं आ रहा है। अभी वो वाला तो ओपन हो रहा था, फिर देखिए एक बार। नहीं हो रहा है। हाँ ये खुल गया, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद जो हमारा है, योग चूड़ामणि उपनिषद और उसका शांति पाठ। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग जो हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद है, इसका वो देखते हैं। केवल 1 मिनट वेट करेंगे, इसका पहले वो निकालो। अपना अपना सिलेबस भी ओपन करिए। योग चूड़ामणि उपनिषद किससे लिया गया है? किस वेद से लिया गया? सामवेद। ठीक है, सामवेद से लिया गया है। इसमें देख रहे हैं हम लोग सामवेद उपनिषद से लिया गया है। और इसमें हमारा जो सबसे पहला श्लोक है, मूलाधार दिष्ट चक्रम सहस्रारो परिस्थितम योग ज्ञानैक फलकम रामचंद्र पदम भजे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणशिशु श्रोमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदमहं ब्रह्मा निराकुर्या मा ब्रह्मा निराकरोदं निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। मीन्स मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरी वाक प्राण चक्षु स्रोत बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। ये सब उपनिषद द्वैत ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे।
इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग के पास उपनिषद आया है। फिर शांति पाठ क्या है? भगवान शांति स्वरूप है। बोलेंगे रचना जी? मैम इस पे मेरा बनाया हुआ भी है, अगर आप वो देखना चाहें थोड़ा इजी लगेगा वो। अब लेकिन आपने कहा उसको हमने उसी में देख के उसी को हाँ करिए। जब तक आप शेयर करें तब तक हम लोग शांति पाठ देख रहे हैं, तब तक करिए। भगवान शांति स्वरूप। आप रिमूव करेंगे ना यहाँ से तब मेरा हो पाएगा। अच्छा एक मिनट करते हैं। एक ये लीजिए करिए। हो गया करिए। हम इसी को पढ़ाना चाहें लेकिन बुक से तब तक ओपन करते थोड़ा टाइम लगता हमको। स्टार्टिंग से करेंगे। हाँ ठीक है, बस ठीक है। अब हिंदी वाला करेंगे, ये हम लोग ने पढ़ लिया। और ऊपर कर देंगे और कर देंगे। ठीक, बस रुकेंगे, बस रुक जाए हैं। इस श्लोक का जो हमारा अर्थ है वो क्या है? मूलाधार आदि षट चक्रम सहस्रोपरि स्थितम मीन्स यह कहता है कि योग का अभ्यास 6 मुख्य चक्रों से शुरू होकर सहस्रार सर्वोच्च चक्र तक जाता है। फिर योग का ज्ञान एक प्लेटफॉर्म की तरह है और साधक अपने समर्पित मन से रामचंद्र के चरणों का स्मरण करता है। ये प्रार्थना है कि सभी इंद्रियां, वाणी, प्राण, दृष्टि, श्रवण शक्ति आदि मेरी सेवा में आए। और आगे करेंगे एक मिनट, ठीक है। फिर है ये कहता है कि सभी इंद्रियां और शक्ति मुझे ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में व्यवधान न डाले। वे सभी जो उपनिषदों में निष्ठा रखते हैं उनका धर्म और ज्ञान मुझ में स्थित रहे। ये त्रिशांति मंत्र है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जो 3 तरह के दुखों से भी संबंधित है, के लिए है। योग चूड़ामणि का अर्थ है योग साधना का मुकुट। इसे अध्ययन करने और अभ्यास करने से योग साधना मुकुट प्राप्त होता है, मतलब राजयोग की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। साधना और उद्देश्य क्या है? योग उपनिषद सामवेद से संबंधित है। योग के माध्यम से साधक आत्मशक्ति का जागरण करता है। और आगे करते जाएंगे। संख्या और संरचना देखते हैं। इसमें कुल 121 मंत्र हैं। सभी लोग जो मंत्र संख्या है और कहाँ से ये लिए गए हैं, किस वेद से, उपनिषद हठयोगी, उनके उपनिषद का नाम अपने सिलेबस पर ही लिख ले जाकर। फिर है ये षडंग योग का वर्णन करता है, यानी योग के 6 अंग: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग साधना के लाभ क्या क्या हैं इसमें देखते हैं। साधक के सभी चक्रों और ऊर्जा केंद्रों का जागरण होता है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है, जो हमारी योग की कॉमन डेफिनेशन है। समाधि के माध्यम से परम ज्योति और ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। अध्ययन का महत्व क्या है हमारे यहाँ पर? नियमित अभ्यास और मंत्र जाप से साधक का आध्यात्मिक विकास और चेतना का विस्तार होता है। ये आध्यात्मिक विकास और चेतना का विस्तार क्या है? ये दोनों चीजों का अर्थ क्या है? सब टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, लगभग सबकी तैयारी भी है, ठीक है। आध्यात्मिक विकास और चेतना का विस्तार, दोनों में क्या अंतर है? मैम अध्यात्म यानी अधिआत्म, अपनी आत्मा को धारण करना। तो जब साधक ये अभ्यास करेगा, षडंग योग भी कर लेगा, तो क्राउन बोला इसको, तो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी चेतना विस्तृत हो जाएगी। मीन्स कॉन्शियसनेस का लेवल बिल्कुल सुप्रीम हो जाएगा, वो लास्ट स्टेज जिसे परा कहते हैं वहां तक पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। चेतना का विस्तार का मतलब हो गया चेतना हमारी सूक्ष्म होती जा रही है, और जितनी सूक्ष्म होगी उतनी वो विस्तृत होती जाएगी, ठीक है। जितना व्यक्ति एकाग्र होता है उतना वो पूरी दुनिया को देखने में सक्षम होता जाता है।
ठीक। और जितना वो बिखरा हुआ होता है उतना वो देखने में सक्षम नहीं होगा। तो विकास का मीन्स हो गया जो हमारी 4 स्टेजेस हैं वो हो गया। चेतना का विस्तार का मीन्स हो गया चेतना हमारी सर्वव्यापक बनती जा रही है। ठीक, लगभग दोनों के अर्थ एक जैसे हैं, बस चेतना का जब बारी आएगी तो लेवल को काउंट कर देंगे, अध्यात्म की बारी आएगी तो हम लोग जो हमारा सहस्त्रार चक्र तक जो विकास है या परमानंद की प्राप्ति है मोक्ष की, उसकी बात कर रहे हैं। फिर ये उपनिषद साधक को साक्षात योग सिद्धि की ओर ले जाता है। एक बात, कोई भी उपनिषद कुछ भी किसी भी तरीके से अपनी बात व्यक्त करे, सबका उद्देश्य क्या है? पूरे योग का जो उद्देश्य है वही सबका है। ठीक, सबका उद्देश्य है हमारा सर्वांगीण विकास होना और अध्यात्म की प्राप्ति या मोक्ष आनंद की प्राप्ति करना। फिर फर्स्ट जो हमारा योग चूड़ामणि का हमारा श्लोक है, ओम योग चूड़ामणिम वक्ष्ये योगी नाम हित काम्यया कैवल्य सिद्धिदम गूढ़म सेवितम योग वित्तमय। मीन्स मैं योग चूड़ामणि का विवरण बताऊंगा। ये केवल योग साधकों के हित और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इसे समझना और अभ्यास करना केवल ज्ञानी योगियों के लिए गूढ़ और रहस्य है। सेकेंड है आसनम प्राण संरोध प्रत्याहार सुधारणा ध्यानम समाधि रे तानि योगांगानि भवन्ति षट। भावार्थ है योग के 6 अंग हैं। आसन स्थिर और आरामदायक शरीर की मुद्रा, प्राण संरोध है प्राणायाम प्राणों का नियंत्रण, प्रत्याहार है इंद्रियों का संयम, धारणा एकाग्रता, ध्यान गहन ध्यान, समाधि सर्वोच्च ध्यान, यह योग का अंतिम लक्ष्य। थर्ड है एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम षट्चक्रम धारम त्रिलक्ष्यम व्योम पंचकम। भावार्थ है योग में विशेष आसन बताए गए हैं। पहला सिद्धासन है, दूसरा कमलासन है। योग का अभ्यास 6 चक्रों और 16 आधारों के माध्यम से होता है। ये त्रिलोक, भूत, वर्तमान, भविष्य और आकाश व्योम 5 अंगों से संबंधित हैं। किसको किसको 16 आधार याद है वो बस एक बार हैंड रेस कर दो, जिनको भी याद है अभी भी। एक बार देख ले। किसी ने हैंड रेस नहीं किया है? अब सब अपना अपना फाइन जमा कर देना। देखो अब हमको ऐसे करके सब नहीं बैठेंगे, अपना नोट कर लो वहीं पर। एक्चुअली लर्न किया नहीं मैम, किया था, हैंड रेस किया था। नहीं, अंजू से नहीं पूछा, अंजू को याद है। बाकी सब काउंट करके बोलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, जागृत अवस्था में पढ़ रहे हैं कि सोई हुई अवस्था में पढ़ रहे हैं? बोलिए सब अपना 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 काउंट करिए। मीता जी बोलिए। मैम लर्न किया था पर अभी एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहे हैं। मैं कल सुना दूंगी। सब लोग अपना अपना इसमें ऐड करिए, कंप्लीट करिए। 16 आधार कितने हमारे? बोलिए। मैम पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है। हाँ, वेरी गुड। फिर एड़ी आती है, फिर उसके बाद मैम पादांगुष्ठ, सीवनी, फिर ऊपर आते हैं तो उसमें अब मैम यही प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे कुछ तो बोलिए, हमें ऐसा न लगे 16 आधार ही गायब हो गए। हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग लर्न किए थे, 16 याद भी हो गए थे और सीक्वेंस भी हो गई, लेकिन ये बाद के जो ग्रंथ उठाए ना तो वो फिर सब मिक्स हो गया। नहीं, और मेरे साथ मैम ये कंटेंट रेडी करने के चक्कर में सब कुछ मिक्स हो जाता है। मेरी बात सब याद रखेंगे, 16 आधार सेम है। शब्द भले पर्यायवाची जैसे अलग हो जाएं, बाकी 16 आधार सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पर्यायवाची के फॉर्म में कुछ चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग हो जाए, क्योंकि हठ योग में ही उठाया है हम लोगों ने। ठीक है, तो उसमें बहुत अंतर कुछ आ ही नहीं सकता। बस वही हो सकता है जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना, जो चक्र हैं उसी में से 2 उसमें से बढ़ गए, एडिशनल हो गए, बस उसी तरह की कुछ चीज़ें अलग हो सकती, बाकी बहुत अंतर नहीं आएगा। बोलेंगे मीता मैम? मैम जो सीधे सिद्धांत पद्धति में दे रखे हैं जो इनमें वो सब सेम है, केवल शब्द अलग हैं और कुछ चीज़ों के, लेकिन जगह में अंतर नहीं दिया है, क्योंकि आधार तो 16। एक बार आज मैच कर लेना लिखकर सब लोग। ठीक, कल फिर हमको अपना अपना भेज देना 16 आधार लिखकर। ठीक है, और सिंपल 16 आधार आप हठ प्रदीपिका के लर्न करना। सब लोग ध्यान से रखना, एक कॉन्सेप्ट लेकर चलना, हठ प्रदीपिका के 16 आधार। ठीक, क्वेश्चन वहीं से उठाया जाएगा, इतने आधार सबके अलग अलग नहीं किए जाएंगे। ठीक है, वो ऑथेंटिक 16 आधार दिए हुए हमारे पूरे, जो हमारे जालंधर वन से संबंधित है। ठीक है, तो उसको
कई जगह कुछ चीज़ें ऐसी भी होती, बस इसी जगह टीचर की आवश्यकता होती है। हर चीज़ों को ऐसा, मतलब प्रत्येक चीज़ को ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग करना है। 16 आधार हटप्रदीपिका के ही फाइनल रखना सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए। चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं भूत वर्तमान भविष्य क्या हो गया कि जैसे ही हमारे 16 आधार का जो माध्यम है ये क्या होगा कि त्रिलोक 16 आधार जब हम लोग कर रहे हैं, ये त्रिलोक भूत वर्तमान भविष्य और आकाश के 5 अंगों से संबंधित है। इसका मतलब है कि हम कितने बंध लगाते हैं? 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तो जब तीनों बंध पर हमारी सिद्धि आ जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारा भूत वर्तमान भविष्य तीनों को हम प्रॉपर देख सकते हैं कि आज वर्तमान किस कारण से घटित हो रहा है, वर्तमान में क्या ठीक करें जो भविष्य अच्छा हो जाएगा। फोर्थ है स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि कथम भवेत् चतुर्दलम से आधारम स्वादिष्ठानम च षड्दलम। भावार्थ, यदि व्यक्ति अपने शरीर और इसमें स्थित ऊर्जा केंद्रों चक्रों को नहीं जानता तो उसकी योग साधना सफल नहीं होगी। ठीक, कल हमने इसी पर बात की थी ना कि हम श्वास कहाँ तक ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर उठ रही है, उसकी बात कर रही है। स्वादिष्ठान के ये पहला चक्र है और लताएं जो पेटल्स वाला है इसमें लिखा है पहला चक्र है। ठीक, योग में ये आधार ऊर्जा केंद्र है जिन्हें समझना आवश्यक है। बोलेंगे सीमा में? दीदी मूलाधार पहला चक्र है ना, स्वादिष्ठान कैसे हो गया? अभी आराम से पढ़ेंगे फिर हम उस पर आते हैं। ठीक, हमको लग रहा था आप लोग अभी पूछेंगे। ठीक, मूलाधार पहला चक्र है, सही बात है। फिर है नाभो 10 दलम पदम हृदय द्वादशार्कम षोडशारम विशुद्धाख्यम भ्रू मध्य दलम तथा। चक्र और उनके स्थान कहाँ हैं? मूलाधार 4 पंखुड़ियाँ हैं, कमल दल है, स्वादिष्ठान 6 हैं। ये लगभग सबको याद होगा ना, 4, 6, 10 की। मूलाधार में कितने हमारे पेटल्स हैं? 4, स्वादिष्ठान 6, नाभि चक्र, नाभि चक्र कौन सा चक्र है? मणिपुर। मणिपुर है, 10 पंखुड़ियाँ हैं। हृदय चक्र 12 पंखुड़ियाँ हैं, विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियाँ हैं, भ्रमण चक्र भ्रू मध्य 2 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक, वहाँ जो स्वादिष्ठान है, भी अच्छा इसको पूरा कर ले, लिख लें जरा स्वादिष्ठान का, फिर आंसर दें आपको। फिर है सहस्त्र दलम संगे ख्यातम ब्रह्मरंध्रे महापथि आधारम प्रथमम चक्रम स्वादिष्ठानम द्वितीय कम। सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म आध्यात्मिक चेतना का मुख्य चक्र है। मूलाधार पहला चक्र है, स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है। ठीक, योनि स्थानम द्वयोर मध्ये काम रूपम निगद्यते कामाख्यम तु गुदा स्थाने पंकजम तु चतुर्दलम। मीन्स योनि स्थान स्वादिष्ठान के बीच काम का रूप है। काम चक्र गुदा स्थल में है। जो पंकज चक्र जो पडकज चक्र है 4 पंखुड़ियों वाला, ये हमारा मूलाधार से संबंधित है। एक बात सब कंफर्म कर लेना, उसमें लिखा है, आप यही जो हम लोग सीक्वेंस पढ़ते हैं मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक, उसका वही सीक्वेंस रखेंगे जो अभी तक पढ़ते आए हैं। 8 नंबर पे है तन्मध्ये प्रोच्यते योनि कामाख्या सिद्ध वंदिता तस्य मध्ये महालिंगम पश्चिमाभिमुखम स्थितम। योनि चक्र के बीच में महालिंग स्थित है जो पश्चिम की ओर मुख करता है। पश्चिम का मतलब समझ गए? अपने शरीर में पश्चिम क्या होगा? पीछे का भाग। पीछे का भाग। वेरी गुड है। ये बैकबोन वाला। हाँ, ये ज्ञान और ऊर्जा का केंद्र है जिसका ध्यान योग साधक करता है, जिसका ध्यान योग साधक करता है। 9 नंबर पे नाभो तु मणि वद बिंबम यो जानाति सा योगवित तप्त चामी कराभासम तडिलेखेव विस्फुरत। नाभि चक्र के बीच में मणि जैसा बिंब है। ये तपस्वी की ऊर्जा के समान प्रकाशित होता है और योग ज्ञानी इसे जानता है। नेक्स्ट है त्रिकोणम तत्पुरम वहने रधु मेढ़ात् प्रतिष्ठितम समाधो परमम ज्योतिरनंतनम विश्ववतो मुखम।
मीन्स नाभि चक्र के भीतर त्रिकोणीय संरचना है जिसमें अग्नि का केंद्र है। किसके किसके पास घेरन संहिता बुक है, वह हैंड रेज करो जरा। ध्यान और समाधि में यह परम ज्योति अनंत प्रकाश बन जाती है जो समग्र ब्रह्म कुंड में फैलती है। एक बार देख लें। देखो, जिनके पास भी घेरन संहिता बुक है ओरिजिनल वाली, यदि है तो सब लोग क्या करेंगे, उसमें चार्ट दिया हुआ है पीछे पूरा, ठीक है। उस चार्ट को सब लोग एक अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। घेरन संहिता जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है बिहार स्कूल ऑफ योगा से, उसको प्रॉपर देख लेंगे। उसमें एक पीछे चक्रों का चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में लगभग पूरी एक जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो उस चार्ट में दिखाई गई है। किसी के पास हो तो एक फ़ोटो शेयर कर देना स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप उसको भेज ही दे। सब लोग अपना अपना एक हैंड राइटिंग में किसी पेज में पूरा नोट डाउन कर लेना, तो वो सबके लिए सपोर्टिव हो जाएगा, ठीक। फिर देख रहे हैं हम लोग यहीं पर योग चूड़ामणि का परिचय पूरा देखते हैं। योग चूड़ामणि का परिचय से में आ रहे हैं आपकी बात पर। योग चूड़ामणि का परिचय क्या है? योग का रहस्य में और मोक्षप्रद गूढ़ ज्ञान केवल योगी भक्तों के लिए, योगविदों के लिए है। योगविद लोग जो योग में प्रवीण होना चाहते हैं या योग की प्राप्ति करना चाहते हैं, योग साधकों के लिए। योग के 6 अंग हैं, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। प्रमुख आसन और चक्र, पहला सिद्धासन, दूसरा कमलासन। योग के का अभ्यास 6 चक्र, 16 आधार, त्रिलोक और व्योम पंचक। फिर है शरीर में जो चक्र हैं वो सभी को पता है। स्वाधिष्ठान यहाँ पर दूसरा आधार है, ठीक है, देख लेंगे। दूसरा आधार है, पहला मूलाधार। फिर नाभि, हृदय, विशुद्धि, भ्रूमध्य और 1 मिनट, ये हम लोग सामने सामने देखिए। पहले शरीर में चक्र, स्वाधिष्ठान, दूसरा आधार, 4 पंखुड़ियाँ, चतुर्दल, आधार और ऊर्जा के केंद्र जानना आवश्यक है। देखो इसको ये समझ लें, दूसरा आधार लिखा हुआ है और अगर हम लोग इसको ये देखें 4 पंखुड़ियाँ, तो 4 पंखुड़ियाँ किसकी हैं? मूलाधार की। मूलाधार की है, ठीक है। जब कभी एक साथ दोनों दे दिए जाएं तो इसको ऐसे समझ लें, अगर हम लोग एक बच्चे के सृजन में देखते हैं तो मूलाधार का पहला रोल है कि स्वाधिष्ठान का? एक बच्चे के सृजन में किसका रोल पहला है? फर्स्ट किसका रोल है? स्वादिष्ठान का। ठीक है, कारण बताएंगे। एक दिन हमने इसको डिफाइन किया था, क्यों है स्वादिष्ठान का? क्योंकि दीदी निवास करता है। क्या चीज सीमा में? उसमें प्राण निवास करता है, ऐसा कुछ है। और बोलेंगे, सब अपना अपना बोलेंगे फटाफट। सृजन की क्षमता जो है वो स्वादिष्ठान चक्र में ही है ना? ये आंसर है, कंप्लीट आंसर हमने पूछा ही क्वेश्चन है कि स्वाधिष्ठान अगर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो क्यों रखता है? देखो मैम, जो रज और वीर्य होते हैं वो लिक्विड होते हैं, सीमन एंड जो हमारा, तो इसलिए ये जल को रिप्रेजेंट करता है। जल को रिप्रेजेंट करता है, यही हमने बताया था अभी जब हमने एक लास्ट क्लास ली थी, उसमें बोला था। इसलिए स्वाधिष्ठान हमारा बच्चे के सृजन में पहला रोल प्ले करता है, ठीक। क्योंकि हमारी जो हम फीमेल की या जो मेल की जो एनर्जी सृजन में काम करने जा रही है, जो सृजन होने जा रहा है, उसमें सबका लिक्विड, सबका जल तत्व है वहाँ पर, ठीक। तो इसलिए स्वाधिष्ठान पहला रोल प्ले करता है, फिर उसमें हमारा मूलाधार करता है। तो स्वाधिष्ठान और मूलाधार कई बार इंटरकनेक्टेड करके लिख दिए जाते हैं, ठीक। तो इसलिए वहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं होंगे। पंखुड़ियाँ सबकी अलग अलग हैं, पहला मूलाधार ही है हमारा जो चक्र, और दूसरा स्वाधिष्ठान है। क्योंकि कुछ हमारे बिल्कुल सही से हमें कारण भी पता हो, ऐसे नहीं कि बस हमने सोच लिया है, ठीक। अभी बस वरना में थोड़ी सी देर रुक जाए, इसको कंप्लीट कर दे, आपके क्वेश्चन पे आ गए। फिर है हमारा नाभि, हृदय, विशुद्धि, भ्रूमध्य चक्र, नाभि, हृदय, ये जो चारों चक्र हैं इनमें क्या है? 10 पंखुड़ियाँ हैं, 12 हैं, 16 हैं और 2 हैं। 2 पंखुड़ियाँ किसकी हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। चलिए अब फटाफट हमको जरा ओम का वो बताइए, ओम लिखेंगे कैसे? आज्ञा चक्र का ओम और सहस्त्रार चक्र का ओम में क्या अंतर है?
आज्ञा चक्र के ओम और सहस्त्रार चक्र के ओम में क्या अंतर है? क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पेपर देखा है तो आ चुका है क्वेश्चन। मैम सहस्त्रार में चंद्र बिंदु आता है और आज्ञा चक्र में मैम उसकी मात्रा भी घुमा के कर्व करके लिखी हुई रहती है। और आज्ञा चक्र वाले पे मैम चंद्र बिंदु नहीं आता है। वेरी गुड। आज्ञा चक्र का जो ओम है उसमें चंद्र बिंदु नहीं आता है। किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सब ध्यान से देख लेंगे। आज्ञा चक्र का ओम है उसमें चंद्र बिंदु नहीं होगा और जो ये वाला ओम है उसमें चंद्र बिंदु होगा। अब अलर्ट होकर बोलेंगे कि इस वाले में सहस्त्रार में चंद्र बिंदु क्यों होगा या क्यों है? हम लोग ने सारे उपनिषद पढ़े हैं ध्यान से राजयोग के। मैम तीनों ग्रंथियों का जब भेदन हो जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ए उ मैं होने के बाद फिर वो परब्रह्म ही शेष रहते हैं, इसलिए वो वहां कनेक्ट। हम लोग ने पढ़ा था ना आ उ मा और चंद्र बिंदु, तो ऊ तक हो गया, तीन चक्र हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब उससे बाहर क्या हो गया? तीनों से हो गए, तीनों मतलब 6 चक्रों से ऊपर हम लोग एक स्थिति में जा रहे हैं, प्राप्ति में जा रहे हैं। तो जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं तो वहाँ पर चंद्र बिंदु लग गया, जिसको हम लोग तुरीयावस्था बोल रहे हैं, ठीक। बोलेंगे किसी ने हैंड रेस किया था? रुक जाइए, पहले हम बात कंप्लीट कर लें फिर आते। मैम ये टेबल मैंने सिंपली वो कंटेंट है ना उसकी शॉर्ट बना दी है, तो इसको अब ऑमिट भी हम कर सकते हैं, सेल्फ कर लेंगे। ये इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे रशा जी, पूरा हो गया है, यहीं तक है ना? एक बार देखते हैं, ठीक है, बस रुकेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है योनि काम चक्र, योनि गुद स्थल उदय स्थल 4 पंखुड़ियाँ, फिर योनि चक्र ये लिखा हुआ। उसके बाद लिखा हुआ महालिंग, योनि चक्र महालिंगम महालिंग पश्चिमाभिमुख योग साधक ध्यान केंद्र। तो जो हमारा महालिंग है जो योनि चक्र से कनेक्ट हो रहा है, ये महालिंग को हमने किस बुक में पढ़ रखा है? और बहुत अच्छे से पढ़ा है, और उसमें नीचे लिखा भी हुआ है ध्यान। किस बुक में पढ़ा है हम लोगों ने? मैम शायद सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, घेरन संहिता। घेरन संहिता में हम लोगों ने 3 ध्यान देखे वहां पर। पहला ध्यान कौन सा है? स्थूल सूक्ष्म ज्योति और सूक्ष्म। ठीक, ज्योति ध्यान का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो लिंग का ही स्वरूप है, ठीक है। जो हमारी ज्योति जलती है वो लिंग के स्वरूप में ही जलती है, ठीक। तो वो उसी ध्यान की बात की जा रही है, तो ये घेरन संहिता में है। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ अपने पॉइंट्स पर बात कर ले। ये जो उपनिषद हैं ये बहुत छोटे छोटे से उपनिषद हैं। एक बार सब लोग जो इनके ओरिजिनल उपनिषद भेजे हैं उनको प्रॉपर देख लेंगे, ठीक। एक जगह कंटेंट रखेंगे अपना और उनका अर्थ देखते जाएंगे। संस्कृत पढ़ें ना पढ़ें कोई मैटर नहीं, बस देखेंगे, अर्थ देख लेंगे। क्योंकि इस समय क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कई बार लाइन आ जाती है तो आपको अगर अर्थ उसका हिंदी में पता है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये लाइन हमारे किस उपनिषद से ली गई है, ठीक। रटना नहीं है, केवल 2 बार कॉन्शियसली बैठकर देखना है, उसको सामने रख लेंगे, लाइंस को देख। कुछ तो आप ये समझ लेना कम से कम 50 श्लोक्स ऐसे हैं इसमें जो इतने कॉमन हैं कि जिसमें जैसे वो है हमारे जो 6 अंग हैं इसी से संबंधित कई श्लोक हो गए जाकर वहाँ पर, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल कॉमन है, वहाँ तो आपको कुछ थोड़ा सा बस एक बार देखेंगे उसी से कम। कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको अर्थ अगर आपने ध्यान से देखा उससे कनेक्ट कर लेंगे। तो एक और ऐसे नहीं करना कि अभी देखा, एक बार में, जैसे एक बार हमने देखा सारे श्लोक जो मेन है हमारे सामने और फिर हमने उसका अर्थ भी देख लिया, फिर उसी समय एक बार और देख लिया, बस बंद करके रख देना, ठीक। इतना ही पढ़ने का तरीका है। ऐसा पढ़ेंगे आप तो आज ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो 3 उपनिषद हैं उनको कल आराम से हम टेस्ट लेंगे, चौथा पढ़ाने के लिए और 3 टेस्ट लेने के लिए। तो वो आपको हम पहले टाइम दे देंगे, पहले आप उसे कंप्लीट करके रख देंगे, फिर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बोलेंगे सीमा में?
दीदी अभी आप इसमें डिस्कस हुआ था कि त्रिलोक, भूत, वर्तमान और भविष्य प्लस आकाश, तो ये 5 अंक कैसे हुए? 4 ही तो हुए दीदी, नहीं, समझ में नहीं आया ना ना, भूत वर्तमान भविष्य तो वो 3 हो गए। हम लोग बोलते हैं ना त्रिकालदर्शी। जी, फिर प्लस आकाश का कह के 5 तत्व 5 अंग कैसे बोला ये? वो अलग हो गए, वो उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग व्योम वाला, वो अलग मैटर है आकाश का। अच्छा, ठीक है, वो 3 हमारे जो काल है वो तो 3 ही है, त्रिकाल जिसे बोलते हैं, वो अलग हो गया। व्योम आकाश से संबंधित हो गया, जो तत्वों से संबंधित है। ठीक है, चलिए। और अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, कोई समस्या हो तो वो पूछ लीजिए। बस 2 से 3 मिनट दे रहे, समस्या जिनकी जिनकी हो वो पूछ लीजिए। बोलेंगे मैम चेतना के कुल कितने कार्य हैं सॉरी? चेतना के कितने कार्य हैं? चेतना के कार्य हम लोग इससे उठाएंगे, मांडूक्य उपनिषद से। ठीक, चेतना का कोई भी प्रश्न आ जाए उसका आधार मांडूक्य उपनिषद रखा जाता है। ठीक है, चलिए। मैम 4 होंगे उसके अनुसार? 4 होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका आप अपना एक पर्टिकुलर आधार लेकर चला करिए। ठीक है, तो चेतना से संबंधित कुछ भी कहीं भी पूछा जाए, एक मांडूक्य उपनिषद उठाएंगे और एक उठाएंगे जो इनका अरविंद जी का है कॉन्सेप्ट है, कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस, सुपर कॉन्शस। बस 2 चीज़ों को रख लेंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता आपका। ठीक है, और साइकोलॉजी में क्या उठाएंगे, इसी में अगर कंप्लीट करना हो, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बस ठीक, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। बोलिए पढ़ना में क्या कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर जो चक्रों के नाम अलग लिखे हुए हैं, पंकज चक्र है, योनि चक्र है, या नाभि मणि हम यूज कर रहे हैं शब्दों को, तो यहाँ पर इन्हीं को यूज करें। इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अपने चक्र जो हमें नॉर्मल याद है, तो हमें जैसे मान लो नाभि है तो हम अपने कॉमन सेंस लगा लेंगे, लेकिन ये याद रह जाए कि नाभि की बात में मान लो वहाँ पे लिखा हो योग दर्शन, हठ रत्नावली, अपने इस उपनिषद का नाम लिखा हो या हठ योग लिखा हो, तो आप टिक कहाँ करोगे जाकर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि हम टिक कहाँ पर करेंगे। अब मान लो उसमें कोई बुक नहीं है, कोई उपनिषद नहीं है, उसमें लिखा है तंत्र योग, राजयोग, हठ योग और ज्ञान योग, किस में टिक करेंगे जाकर? नाभि आ रहा है, किस में टिक करेंगे जाकर? मैम हठ योग, क्योंकि हमको पता है क्लियर, ना कर्मयोग, ना राजयोग, ना किसी में है ही नहीं है ज्ञान योग में। ठीक है, तो ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं उनको वहाँ ध्यान रखेंगे। अब एक बार सीधे बैठिए, जरा हमको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, किसके कितना परसेंटेज तैयार है पेपर। अगर हम लोग पूछें कि पेपर किसने किसने पूरे सॉल्व कर रखे और पेपर में लगभग 90% जो पेपर हमने रिपीट किए हैं वो 90% सही जा रहे हैं, वो हैंड रेज करें। बोलेंगे बेटा मैम जा रहे हैं 90%? यस मैम। ठीक है, सीमा मैम का भी रुक रहे हैं। मोनिका मैम बोलिए, अपर्णा मैम, जितने सब लोग बोल दीजिए अपना अपना। 90% जा रहा है तो मीता मैम नेट आपका क्लियर हो गया। ठीक, नेट क्लियर, बिल्कुल सच्ची बोल, क्योंकि पता है ये क्या है ना, इसमें कुछ हम लोग का काम नहीं आएगा, बस हमारी मेहनत और जिसे बोलते हैं प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड, बस उतना काम आ जाएगा। ठीक है, और बोलेंगे बाकी मोनिका मैम? अभी 90% नहीं है, 90 से कम है, तैयारी चल रही है 90 की तरफ। कोशिश करिए, हो जाएगा आपका भी 90, क्योंकि आप बहुत उसमें पीछे नहीं है। ठीक है, और बोलेंगे मानसी अपना पेपर सॉल्व करो जल्दी से। ठीक, आप लोग का बस, मानसी, हिमांशु, आप लोग को पेपर सॉल्व करना है। अंजू का लगभग सही जा रहा, मोनिका मैम, रचना जी, अच्छा रचना जी का अब लीव हुआ है। ठीक है, चलिए, तो क्या करना है कि सब अपना, अच्छा आज आद्या बैठी है ठीक है, सबको प्रणाम प्रणाम आद्या। ठीक है, तो सबको क्या करना है कि अपना जो पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कल सैटरडे है, परसों संडे है, जिन पेपर में लगता हो कहीं थोड़ी सी भी टफनेस फील हो रही थी, उन पेपर्स को आप लोगों को क्या करना है कि कल और परसों दोनों में फर्स्ट पेपर भी उठा लीजिए और सेकंड भी उठाइए, उसको सॉल्व कर दीजिए। जो उपनिषद पढ़ रहे हैं, 3 उपनिषद को कल फाइनल टच देकर हटा देंगे, उनको हटाने का मतलब अलग रख देंगे, और फिर चौथी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बैठेंगे सब शांति पाठ के लिए, मतलब ऐसा रखना कि 1-1 मिनट यूज़ कर लेना कि हमारा पेपर बिल्कुल इस बार निकल जाए, क्लियर हो जाए।
शांति 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 सर्वानिष्ठेषु शांतिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि. बोलेंगे सीमा में कुछ कह रहे हैं, बाकी जो लोग लीव करना